अपराधियों की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमें डराते हैं, कुछ हैरान करते हैं और फिर कुछ चाल शोभराज जैसे होते हैं। एक ऐसी ठंडी, परेशान करने वाली पहेली जिसे सुलझाना आसान नहीं। आज हम इसी कुख्यात कातिल के दिमाग की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, जो सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं बल्कि अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक केस स्टडी था। इस पूरी कहानी का सार इस एक लाइन में छिपा है। उसके लिए हत्या भावनात्मक नहीं थी, यह एक प्रशासनिक काम था। सोचिए जरा, ऐसी कौन सी मानसिकता हो सकती है जो किसी इंसान की जान लेने को महज एक काम समझती हो, जैसे कोई ऑफिस की फाइल निपटा दी हो। चलिए इस खौफनाक सोच की तह तक चलते हैं। ये समझने के लिए कि कोई इस तरह कैसे सोच सकता है, हमें शोभराज की जड़ों तक जाना होगा। ये देखना होगा कि दुनिया को देखने का उसका ये अजीब और भयानक नजरिया आखिर बना कैसे। देखिए, शोभराज का बिखरा हुआ बचपन उसके लिए कोई बहाना नहीं था, बल्कि वो तो उसकी ट्रेनिंग का मैदान था। 1944 में साइगॉन में पैदा हुआ, पिता ने उसे छोड़ दिया और वो हमेशा खुद को एक बाहरी इंसान की तरह महसूस करता रहा। उसने बहुत छोटी उम्र में ही सीख लिया था कि इस दुनिया में टिके रहने के लिए ताकत नहीं बल्कि रणनीति और धोखा काम आता है, और बस यहीं से हेर-फेर करना उसकी आदत बन गया। और इसी सोच ने उसके लिए एक अजीब सा तर्क बना दिया, अगर कोई मेरे लिए नहीं रुकता तो मैं भी किसी के प्रति वफादार क्यों रहूं। यही वो खतरनाक सोच थी जो उसके हर धोखे, हर विश्वासघात और हर हिंसा की वजह बनी। उसकी दुनिया में वफादारी का मतलब था लेन देन, और उसे लगता था कि हर किसी ने उसे अकेला ही छोड़ा है। उसके शुरुआती अपराध सिर्फ पैसों के लिए नहीं थे। नहीं, वो तो जैसे एक बड़ी खौफनाक परफॉर्मेंस की रिहर्सल चल रही थी। हर धोखाधड़ी, हर चोरी के साथ वो इंसानों को पढ़ने की अपनी कला को निखार रहा था। वो उनकी कमजोरियों को समझ रहा था, उन्हें तोड़ना सीख रहा था। हर छोटा अपराध उसे अपने अंतिम भयानक शो के लिए तैयार कर रहा था। और 1970 का दशक आते आते शोभराज को अपना परफेक्ट शिकारगाह भी मिल गया, एशिया का हिप्पी ट्रेल। ये एक ऐसा माहौल था जो उसके जैसे शिकारी के लिए मानो बनाया ही गया था। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, पश्चिम से आए नौजवान बैकपैकर्स, रोमांच की तलाश में, अध्यात्म की खोज में, नए दोस्त बनाने की चाहत में, खुले दिल वाले, भरोसेमंद और हाँ, थोड़े भोले भी। शोभराज के लिए ये माहौल जन्नत नहीं था, ये तो एक खुला बुफे था जहां सब कुछ उसकी पहुंच में था। उसका तरीका भी बड़ा सधा हुआ था, बिल्कुल एक मकड़ी की तरह। पहले वो दोस्ती का जाल बिछाता, फिर वो उन्हें बीमार कर देता, अक्सर जहर देके, और फिर मसीहा बनकर सामने आता, उनकी देखभाल करता। और जब वो लोग पूरी तरह से उस पर निर्धल हो जाते तो वो उनके पासपोर्ट, उनके पैसे और आखिर में उनकी जिंदगी छीन लेता था। लेकिन शोभराज की कहानी में असल खौफ उसके किए गए अपराधों में नहीं, बल्कि उसकी सोच में है। उस ठंडी, नपीतुली सोच में जो उसे सच में एक शैतान बनाती है। देखिए, ज्यादातर हत्याएं होती हैं गुस्से में, जुनून में, लेकिन शोभराज के लिए मर्डर तो बस एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल था। क्या कोई गवाह है, उसे रास्ते से हटा दो। क्या कोई उसका झूठ पकड़ रहा है, उसे हमेशा के लिए चुप करा दो। उसे कभी अफसोस या अपराध बोध महसूस नहीं हुआ, बस ये लगता था कि एक असुविधाजनक काम खत्म हुआ। शोभराज के नजर में ये दुनिया एक शतरंज की बिसात थी, और हम सब लोग इंसान नहीं, सिर्फ मोहरे थे। कुछ मोहरे काम के थे, कुछ रास्ते का कांटा, लेकिन आखिर में हर मोहरे को कुर्बान किया जा सकता था। उसने कभी किसी के साथ कोई भावनात्मक रिश्ता बनाया ही नहीं। और ये एक ऐसा खेल था जिसे वो अक्सर अकेला नहीं खेलता था। एक शातिर कठपुतली वाले की तरह वो हमेशा दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाता था। तो वो करता क्या था? अपने चार्म का इस्तेमाल करता, झूठे वादे करता, लोगों के दिमाग से खेलता था, बिल्कुल एक कल्ट लीडर की तरह। उसकी प्रेमिका मैरी एंड्री लेक्लर्क इसका सबसे दुखद उदाहरण है। उसने मैरी को यकीन दिलाया कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, जबकि असल में वो उसे सिर्फ एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। पर शोभराज सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो एक परफॉर्मर भी था। वो चाहता था कि दुनिया उसे देखे, उसकी कहानी सुने। वो कुख्याति चाहता था, और हर गिरफ्तारी और हर फरारी ने उसकी इस खौफनाक कहानी को और भी बड़ा बना दिया। उसकी असली भूख पैसे की नहीं थी, नहीं, वो एक ऐसी पहचान चाहता था जो डर और बदनामी पर बनी हो। वो चाहता था कि दुनिया चार्ल्स शोभराज के नाम से कांपे, और उसने अपनी ये कहानी गढ़ी भी। 70 के दशक में अफगानिस्तान की जेल से भागना, फिर 1986 में भारत की सबसे सिक्योर जेल तिहाड़ से गार्ड्स को नशीली दवा देकर फरार हो जाना।
हर एक फरारी ने उसकी ना पकड़े जाने वाली इमेज को और मजबूत किया। तो सवाल उठता है, इतना शातिर खिलाड़ी आखिर कैसे मात खा गया? मजे की बात यह है कि उसे किसी ब्रिलियंट पुलिस वाले ने नहीं हराया, उसे हराया उसके अपने घमंड ने। उसे लगा कि वो इतना बड़ा नाम बन चुका है कि नेपाल में खुले आम घूम सकता है और कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। यही उसकी आखिरी और सबसे बड़ी गलती साबित हुई। आखिर में चार्ल्स शुभराज को जो चीज असल में शैतान बनाती है वो उसके कत्ल की गिनती नहीं है, नहीं, बल्कि वो ठंडा नापातुला अंदाज है जिससे उसने सब कुछ किया। उसने कभी गुस्से में आपा नहीं खोया, बल्कि उसने अपने काबू को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हाँ, उसके बचपन ने एक अंधेरा दरवाजा जरूर खोला, लेकिन उस दरवाजे के पार कदम रखने का फैसला किसका था? हालात का या खुद चार्ल्स शुभराज का?